गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इथोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन स्टार्ट किया था और हमने उसकी हिस्ट्री, उसका इंट्रोडक्शन और किस प्रकार से वो अस्तित्व में आई, किन किन साइंटिस्ट का योगदान रहा, इस बारे में हमने थोड़ा सा बात की थी और बेसिकली वो क्या है उसको समझने की कोशिश की थी। अब हम बीच में हमने थोड़े से स्टैटिक्स का थोड़ा सा पोर्शन किया था और आज हम वापस इथोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इथोलॉजी से संबंधित बात करेंगे। तो इथोलॉजी को समझने के लिए, इथोलॉजी को जानने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ अवधारणाएं दी जो कि ये माना जाता है कि सभी जो इथोलॉजी को पढ़ना चाह रहे हैं, जो इथोलॉजी को समझना चाह रहे हैं, उनको पढ़नी चाहिए। तो क्या है कि हालांकि जैसा मैंने आपको कहा कि इथोलॉजी अभी बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है, ये अपनी इन्फेंसी के दौर में है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा रिसर्च वर्क जो है लेबोरेटरी में और वेल्ड एनवायरनमेंट में, नॉन नेचुरल एनवायरनमेंट में, एनिमल्स के में हो चुका है इथोलॉजी से संबंधित। और क्लासिकल इथोलॉजी जो है वो यूरोप में हालांकि आई थी, जो अस्तित्व में जो आई वो यूरोप में आई, लेकिन उसके बाद मॉडर्न इथोलॉजी जो है उसको ज़्यादा यूएसए में डिस्क्राइब किया गया है। ज़्यादा रिसर्च वर्क जो है वो यूएसए में हुआ है। और इन सारे लोगों का, इन सारे साइंटिस्ट का जो काम है, इन सारे इथोलॉजिस्ट का जो काम है, वो सामने आया कुछ पर्टिकुलर अवधारणाओं के रूप में, जिनको हम इसकी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इथोलॉजी मानते हैं। मूलभूत अवधारणाएं व्यवहारिकी की हम उन्हें मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो भी इथोलॉजी का स्टूडेंट है उसको उनसे फेमिलियर होना ही चाहिए, उसको उन अवधारणाओं के बारे में पता होना चाहिए। कंसेप्ट का अगर हम डेफिनेशन दें, कंसेप्ट को अगर हम समझाने की कोशिश करें, तो कंसेप्ट से मतलब है एन आइडिया ऑफ समथिंग न्यू। किसी भी नए का कुछ आइडिया जो है वो कंसेप्ट कहलाता है। और अगर हम इसको पैटर्न के साथ जोड़ दें तो फिर ये कहलाता है एन आइडिया ऑफ सीरीज ऑफ न्यू एक्शंस दैट टुगेदर शो हाउ बिहेवियर टेक्स प्लेस। मीन्स नए क्रियाकलापों की श्रृंखला का जो आइडिया है, जो कि कुल मिलाकर एक पर्टिकुलर व्यवहार को दर्शाते हैं, कुल मिलाकर एक पर्टिकुलर व्यवहार का कारण बनते हैं कि वो किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है, किस प्रकार से शो किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कंसेप्ट। और या फिर साथ में पैटर्न भी। तो हम ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट और पैटर्न जो है ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरफ है। तो आज हम जो है वो बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक अवधारणाएं जो है इथोलॉजी की, उनके बारे में बात करेंगे। और ये कई प्रकार के हैं, कई तरह के कंसेप्ट्स हैं। उसमें जो सबसे पहले आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कुछ मेन कंसेप्ट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहला जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, FAP, निश्चित व्यवहार प्रतिमान। FAP फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, जिसे कहते हैं निश्चित व्यवहार प्रतिमान। और हम इसे इंस्टिक्टिव बिहेवियर भी कह सकते हैं। इंस्टिक्टिव बिहेवियर मतलब जन्मजात व्यवहार। और ये कंसेप्ट दिया था कॉनरेड लॉरेंज ने, इसके बारे में हमें बताया था कॉनरेड लॉरेंज ने। कॉनरेड लॉरेंज ने हमने पहले भी पढ़ा है कि इथोलॉजी पे काफ़ी काम किया और उन्होंने इस कंसेप्ट को समझाया। तो इन्होंने क्या कहा कि ये वो बिहेवियर पैटर्न है, ये वो व्यवहार है विच इज़ बेसिकली डिटरमाइंड बाय जीन्स। जैसा हम कह रहे हैं जन्मजात व्यवहार है, इंस्टिक्टिव बिहेवियर है, तो ये किससे डिटरमाइंड होगा, इसको कौन निश्चित करेगा, सुनिश्चित करेगा, जीन्स निश्चित करेंगे। और ये ऑटोमेटिकली किसी भी एनिमल के द्वारा दिखाया जाएगा, चाहे वो अपने साथ वाले एनिमल्स को देखे या उनसे सीखे या ना देखे या ना सीखे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये व्यवहार तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा। चाहे आप उस एनिमल को आइसोलेशन में पाल दीजिए तो भी, उसमें आइसोलेशन में बड़ा कीजिए तो भी वो इस व्यवहार को दिखाएगा। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वो कहलाता है FAP या फिक्स एक्शन पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, वास्प जो है अपने यंगर वंस को कैटरपिलर सप्लाई किस प्रकार से करती है, उसका एक निश्चित व्यवहार है, वो दिखाएगी ही दिखाएगी। चाहे आप ततैये को आप उस आइसोलेशन में पालें या अपने कौन स्पीसीज के साथ पालें, उसके स्पीसीज़ के साथ वाले मेंबर्स के साथ पालें, तो भी वो व्यवहार दिखाएगी। सिमिलरली प्रेग्नेंट माउस अगर है तो वो एक नेस्ट बिल्डिंग करेगी ही करेगी, वो अपने लिए एक जगह बनाएगी जहाँ पर कि उसे फाइनली बच्चे देने हैं, चाहे उसने अपने साथ वालों के साथ उस व्यवहार को सीखा हो या ना सीखा हो। तो इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं वो कहलाते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ये किसी प्रकार के प्रीवियस एक्सपीरियंस से नहीं आते हैं, बल्कि ये एनिमल्स में अपने आप ही आते हैं। दे आर नॉट एक्वायर्ड बाय एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस और लर्निंग, मतलब लर्न करके इसको वो नहीं सीखता,
बल्कि ये अपने आप ही उसमें आते हैं। ये कंज्यूमेटरी एक्शंस भी कहलाते हैं, ये इनेट बिहेवियर भी कहलाते हैं, इंस्टिंक्टिव कहलाते हैं, इनबॉर्न कहलाते हैं, इनहेरेंट बिहेवियर कहलाते हैं। मतलब कुछ भी आप इन्हें कह लीजिए, ये सब जो है इन्हीं के अलग अलग, इसी बिहेवियर के अलग अलग नाम हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हर एक एनिमल जो है वो अपनी सराउंडिंग्स में अडॉप्ट होने के लिए व्यवहार प्रदर्शित करता है, और ये व्यवहार जो, ये एडजस्टमेंट जो आई है, एडजस्टमेंट की जो इन्फॉर्मेशन आई है वो दो प्रकार से उसमें आ सकती है। पहले तो कैसे आ सकती है, बाय मीन्स ऑफ जीन्स, जिसकी कि हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि उसके जीनोम में स्टोर्ड है, और वो एक स्पेसिफिक मेमोरी के साथ जन्म लेता है और उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती रहती है, इन्फॉर्मेशन आगे से आगे चलती रहती है। इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो इनबॉर्न और इननेट कहलाती है। स्पीसीज स्पेसिफिक है, ये प्री प्रोग्राम्ड है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थ्रू द जेनेटिक मटेरियल, अपने आप ही वहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है। ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है इवोल्यूशन के दौरान ये व्यवहार, और मॉर्फोलॉजिकली जो है नेचुरल सिलेक्शन में किसी भी एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए, बेस्ट वे में फिट होने के लिए मॉर्फोलॉजिकली हम अडाप्ट हुए हैं। हमारी शारीरिकी, हमारी कार्यकी में कई सारे चेंजेस आए हैं, और वो फिर इननेट व्यवहार के रूप में, जन्मजात व्यवहार के रूप में हमारे अंदर आए हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जो है एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो कई सारी इंस्टिंक्ट जैसे हंगर, सेक्स, फाइट, फियर, प्लीजर, इन सब के लिए जो है इवोल्यूशन में हमारे ब्रेन में सर्किट्स बने हैं, वायर्ड सर्किट्स हुए हैं, ब्रेन में डेवलप हुए हैं, और वो फिर ड्यूरिंग द इवोल्यूशन हमारी जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़े जा रहे हैं। जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे खाना खाना ही है, सेक्सुअल डिज़ायर है, फाइट है अपने सर्वाइवल के लिए, या फियर है किसी अपने उससे जो हमारा शिकार कर सकता है, उससे खुशी का एहसास है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और इनके लिए हमारे ब्रेन सर्किट्स डेवलप हुए हैं, और फिर डेवलप होने के बाद उनका इवोल्यूशन हुआ है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो है आगे संचरण उनका हो रहा है। ऐसे कई सारे व्यवहार हैं। फॉर एग्जांपल कोर्टशिप बिहेवियर इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ज़्यादातर एनिमल्स में जो है कोर्टशिप बिहेवियर वो इनेट ही होता है, जन्मजात ही होता है। फीडिंग पैटर्न, नेस्ट बिल्डिंग, पेरेंटल केयर, क्रिकेट बर्ड्स के और व्हेल के सॉन्ग्स, विंग क्लीनिंग इन इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, पिकॉक डांसिंग ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन, सिमिलरली वीवर बर्ड्स नेस्ट फॉर्मेशन, जो वो पेंडुलम नेस्ट बनाती है उसका बनाना, हाइव बिल्डिंग बाय बीज, tailor bird would bring two leaves together and literally stitch them by the help of some grasses, flexible grasses, and then cushion with the soft grass or some soft material and lay her eggs there. तो ये जो टेलर बर्ड का ये व्यवहार है, पहले नेस्ट बनाना दो पत्तियों की हेल्प से, और फिर उसको अच्छे से कोजी बनाना, और देन उसमें जो है अपने अंडे देना, ये सारा व्यवहार जो है ये भी एक प्रकार का FAP है। सिमिलरली हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स में अगर देखें तो क्राउलिंग, स्माइलिंग, क्राइंग, ये सब जो है ये ह्यूमन बींग्स में FAP है, फिक्स एक्शन पैटर्न है, या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। बच्चा पैदा होते ही रोता है, सबसे पहले रोता है, तो वो तो उसने अभी किसी से सीखा ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं है किसी को रोते हुए, तो किस प्रकार से उसमें वो व्यवहार आ गया। कुछ समय बाद, महीने भर बाद या 10-15 दिन बाद वो हल्की से स्माइल देने लगता है, 1-1.5 महीने बाद वो स्माइल देने लगता है। तो ये भी उसने अभी तक किसी से जो है सीखना ही नहीं सीखा, अभी तो वो पैदा ही हुआ है और ये सब व्यवहार उसमें आ गए। दूसरे तीसरे दिन से बच्चे में हल्की सी स्माइलिंग जो है आ जाती है। सिमिलरली घर के बड़े कोई भी क्रॉल करके नहीं चलते हैं, घुटनों के बल नहीं चलते हैं, उसने किसी को देखा नहीं घुटनों के बल चलते हुए, लेकिन वो अपने आप घुटनों के बल चलना सीख जाता है। तो ये सब व्यवहार जो है हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स में, ये जन्मजात व्यवहार है, ये अपने आप आते हैं, ये हमारे जीन्स में इसके लिए इन्फॉर्मेशन है, ये उसको किसी से सीखना नहीं पड़ता। दूसरा प्रकार, इसके कॉन्ट्रास्ट में हम अगर दूसरा देखें, जो कि मैं आपको कह रही हूँ, सराउंडिंग्स में अडॉप्ट होने के लिए, सराउंडिंग्स में अपने आप को डेवलप करने के लिए, बेस्ट वे में रहने के लिए दो प्रकार से जो है एडजस्टमेंट होता है। तो पहला तो हमने देखा फिक्स एक्शन पैटर्न या जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर था। दूसरा प्रकार का जो है वो है एक्वायर्ड या लर्न बिहेवियर। ये ऑर्गेनिज्म जो है एक्वायर करता है, ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होता, इट इज़ गेन्ड बाय इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। या तो वो अपने एक्सपीरियंस से एक्वायर करता है, और या फिर वो अपने साथ वालों को देख के उस व्यवहार को सीखता है। तो ये लर्न बिहेवियर है, इसकी इन्फॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये हमारे
जीन्स में नहीं है। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इन्नेट और लर्न बिहेवियर को अलग अलग देखने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। हुआ क्या, एनिमल्स को आइसोलेशन में पाला गया, मतलब उन्हें अपने पेरेंट्स से और अपने जो स्पीसीज़ के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनसे अलग रखा गया एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी छोटी एज में पॉसिबल हो सकता था उतना जल्दी उन्हें अलग किया गया। और जब वो मैच्योर हुए और फिर उनके वैरायटी ऑफ स्टिमुलस के प्रति जो व्यवहार देखा गया उसको टेस्ट किया गया और कंपेयर किया गया जो कि नॉर्मली रियर्ड एनिमल्स से, तो डिफरेंस पता लग गया कि कई सारे व्यवहार पैटर्न जो है, व्यवहार के तरीके जो हैं, वो प्रतिमान जो है वो उनमें अपने आप डेवलप हुए, बिहेवियर पैटर्न उनमें अपने आप ही डेवलप हो गए, जबकि वो अलग से रह रहे थे और कुछ एक चीज़ें वो नहीं सीख पाए। तो इस प्रकार से देखा गया कि ये तो जेनेटिक बिहेवियर है, ये तो इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, और ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड बिहेवियर है, आई मीन टू से, और ये जो है वो लर्न बिहेवियर है। इनको आपस में दोनों तरह के व्यवहार को बांटा गया, इसके बारे में समझा गया। कई सारी फिशेज़ हैं, बर्ड्स हैं जो कि नॉर्मल फीडिंग, सेक्सुअल, एग्रेसिव बिहेवियर पैटर्न शो कर देती है। चाहे आप उन्हें अलग से पालें तो भी वो उनमें जो है आसानी से वो व्यवहार जो है वो डेवलप हो जाता है। चेफ फिंच है, ये डेवलप करती है कंप्लीट सॉन्ग ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट 12-13 मंथ्स। शुरू के 12-13 महीनों में अपना ये जो पूरा इसके जो सिंगिंग का जो एक व्यवहार है उसको ये पूरा सीखती है। अगर आप इसे एक साउंड प्रूफ रूम में अलग से पालें, इट कांट सिंग नॉर्मली, वो नॉर्मल सिंगिंग नहीं कर पाएगी। सॉन्ग की राइट लेंथ होगी, नोट्स का नंबर सही होगा, बट मेलोडी जो है वो रिकग्नाइजेबल नहीं होगी। मेलोडी जो है वो उसकी सही नहीं होगी, जो नॉर्मल चैफिंच में है वैसी मेलोडियस वो सिंगिंग नहीं कर पाएगी। तो वी कैन से कि लेंथ और नोट्स जो है सॉन्ग के वो तो है इंस्टिंक्टिव, लेकिन मेलोडी वो सीखती है। मेलोडी इज लर्न बिहेवियर, क्योंकि हमने उसको साउंड प्रूफ रूम में पाला तो वो मेलोडी सीख नहीं पाई। तो लेंथ और नोट्स तो सिमिलर आ गए सॉन्ग्स के, लेकिन मेलोडी जो है वो डिफरेंट हो गई। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग में प्रोडक्शन ऑफ साउंड इनहेरेंट है, इंस्टिंक्ट है, बट वी हैव टू लर्न द लैंग्वेज। लेकिन हमको लैंग्वेज, भाषा हमें सीखनी पड़ती है। ये भी आप अपने खुद के डे टू डे एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालने लगता है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज़ इनहेरेंट, बट अगर राजस्थान में पल रहा बच्चा है तो वो राजस्थानी लैंग्वेज सीखेगा। महाराष्ट्र में पल रहा है बच्चा, उसके घर में अगर मराठी इन्वायरमेंट है तो वो मराठी लैंग्वेज सीखेगा। सिंधी इन्वायरमेंट में पढ़ने वाला सिंधी लैंग्वेज सीखेगा। इंग्लिश इन्वायरमेंट में पढ़ने वाला इंग्लिश लैंग्वेज सीखेगा। नॉर्मली घरों में हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी लैंग्वेज सीखेगा। तो लैंग्वेज जो है वो हम लर्न कर रहे हैं, साउंड प्रोडक्शन जो है वो इनहेरेंट है। स्क्विरल्स जो होती है, गिलहरियाँ जो होती है, इनको आप आइसोलेशन में पालिए और इनको नट्स मत दीजिए खाने के लिए कभी भी। लेकिन इस प्रकार के एनिमल्स को भी, जिनको कि आपने आइसोलेशन में पाला है और जिन्होंने नट्स नहीं देखे, उनको भी जब आप नट्स देते हैं तो वो उन्हें आसानी से खा लेती है और बचे हुए नट्स को जो है वो ग्राउंड में बरी करने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है, संग्रह करके रखने की कोशिश कर सकती है। हम ये कह सकते हैं कि नट्स की ईटिंग का जो प्रेफरेंस है इनका, वो इनका जन्मजात बिहेवियर है। और फिर उसको जो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है कि हम इसको दबा के रख लें, हम इसको बाद में यूज़ करेंगे, वो भी इनकी एक जन्मजात प्रवृत्ति है। इस टाइप के एनिमल्स जिनको हम आइसोलेशन में पालते हैं, जिनको हम अलग से पालते हैं, दे आर नोन एज कैस्पर हाउसर्स। इनको हम कैस्पर हाउसर्स कहते हैं। जिनको कि हमने अलग इन्वायरमेंट में पाला, उनको अपने स्पीसीज़ के और मेंबर्स के साथ कुछ सीखने हमने नहीं दिया, ये कहलाते हैं कैस्पर हाउसर्स। अब इस इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की एफएपी की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है कॉन्स्टेंसी और स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्धता या स्थिरता। स्टीरियोटाइप होता है ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है, जो भी इनहेरिटेड है व्यवहार है, ये सभी इंडिविजुअल्स में, उस स्पीसीज़ के सभी इंडिविजुअल में स्टीरियोटाइप होगा, वैसा का वैसा ही होगा, निश्चित होगा, स्थिर होगा एंड कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल स्टिमुलस के किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल स्टिमुलस से ये प्रभावित नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, परफॉर्मेंस पर कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो पहला करेक्टर है इसका कि ये स्थिर है, ये रूढ़िबद्ध है, कॉन्स्टेंसी है इसमें, या ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर है।
यहाँ पर हम जो एफएपी का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, सबसे क्लासिकल एग्जांपल है, जिसको सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जिसके आधार पे कॉन्ट्रैक्ट लॉरेंज ने इस फिक्स सेक्शन पैटर्न को शो किया था या इसके बारे में बताया था, वो है ग्रे लेग गूस का एग्जाम्पल। एग रोलिंग एक्टिविटी ग्रे लेग गूस की एफएपी है, फिक्स सेक्शन पैटर्न है, स्टीरियोटाइप सेट ऑफ बिहेवियर है। एग अगर उसके नेस्ट से बाहर चला जाए, लुढ़क कर बाहर चला जाए, तो वो किस प्रकार से अपने वापस उसको नेस्ट में लेकर आता है। इसके कुछ सेट है। देन फर्स्ट वन इज लुक एट द एग्स। सबसे पहले वो एग्स को देखेगा, राइजेस, खड़ा होगा, ट्राइज टू टच इट विद द बिल टिप, उसकी जो बिल है उसके टिप से वो उसको टच करने की कोशिश करेगा। प्लेस द अंडर साइड ऑफ इट्स बीक ऑन टॉप ऑफ द एग, एग के टॉप पर अपनी बीक की अंडर साइड को जो है लगाएगा। देन बेंड्स द नेक, नेक को बेंड करेगा, अपनी गर्दन को इस प्रकार से बेंड करेगा, झुकाएगा और स्विंग करेगा एक रिदमिक मूवमेंट में टू पुल द एग बैक इनटू द नेस्ट, और धीरे धीरे उसको लुढ़काता हुआ वापस नेस्ट में लेके आएगा। तो यहाँ पर ये एक सेट व्यवहार का पैटर्न है जो कि किसी भी जगह कहीं पर भी ग्रे लेग गूस के द्वारा शो किया जाएगा अगर उसका एग नेस्ट से बाहर लुढ़क गया है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये एग को अपने नेस्ट से बाहर देखना एक प्रकार का स्टिमुलस है, जिसके लिए वो ये एक्टिविटी दिखा रहा है, और ये स्टिमुलस कहलाता है साइन स्टिमुलस, जो कि यहाँ पर ग्रे लेग गूस में ये साइन स्टिमुलस एग रोलिंग एक्टिविटी, एग रोलिंग बिहेवियर को रिलीज कर रहा है। तो अगला जो इसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की प्रॉपर्टी है वो पहली थी कॉन्स्टेंसी, दूसरी है रेजिस्टेंस टू फाइलोजेनेटिक चेंज। मतलब जाति वृत्तीय परिवर्तन हेतु ये प्रतिरोधी है। मतलब जाति से संबंधित कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए ये प्रतिरोधी है, रेजिस्टेंट है, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। वंस दे हैव अपीयर्ड इन स्पीसीज दे आर रेजिस्टेंस टू फाइलोजेनेटिक चेंज अकरिंग थ्रू इवोल्यूशन। एक बार अगर ये जाति में आ गए तो फाइलोजेनेटिक चेंजेस के साथ, जाति वृत्तीय परिवर्तनों के साथ, इवोल्यूशन के दौरान होने वाले चेंजेस के साथ ये परिवर्तन नहीं होते। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लॉन्ग टेल्ड और शॉर्ट टेल्ड मंकीज़ के बिहेवियर का। लॉन्ग टेल मंकी में टेल जो है एक बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करती है, और मंकी जब किसी ट्री पर, उसकी ब्रांचेस पर इधर से उधर रन करता है तो ये टेल जो है साइड टू साइड मूव करती है और उसका बैलेंस बनाए रखती है। ये उसका एक फिक्स सेक्शन पैटर्न है, एक उसका एफएपी है। शॉर्ट टेल मंकी में ये जो है इस तरह से बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी सिमिलर टाइप का मूवमेंट दिखाती है जब वो किसी ट्री पर घूम रहा होता है। तो वी कैन से दैट शॉर्ट टेल मंकीज इवॉल्व फ्रॉम द लॉन्ग टेल मंकीज, उन्हीं से इवॉल्व हुए हैं, और एक बार इवोल्यूशन में क्योंकि ये फिक्सेशन पैटर्न डेवलप हो गया था तो वो एज इट इज़ उनमें बना हुआ होता है। तो अब तीसरा जो है इसका करेक्टर वो है दैट इट नीड्स साइन स्टिमुलस फॉर रिलीज। इसकी प्रॉपर्टी जो है तीसरी वो है कि ये रिलीजिंग के लिए इसको एक पर्टिकुलर स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम, जो कि कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस होता है, उसी के अगेंस्ट जो है ये एफएपी डेवलप होता है। ये विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है, और इसको हम साइन स्टिमुलस कहते हैं। जैसे अभी हमने जो क्लासिकल एग्जांपल की बात करी ग्रे लेग गूस वाले की, तो उसमें साइन स्टिमुलस था कि एग जो है वो बाहर चला गया नेस्ट से। तो ये है साइन स्टिमुलस जो है इसको रिक्वायरमेंट है, अगर एफएपी रिलीज होना है तो उसके एक साइन स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट है। मेल स्टिकलबैक में जो है स्टिमुलस अटैक बिहेवियर शो होता है। अगर अंडर साइड रेड हो इंट्रूडर की तो उसके खिलाफ स्टिकलबैक जो है वो अटैक बिहेवियर शो करती है। और इस प्रकार के जो अनरियलिस्टिक मॉडल्स मेल स्टिकलबैक के बारे में हम साइंस स्टिमुलस जब पढ़ेंगे तो डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता रही हूँ। मेल में इसमें स्टिकलबैक में क्या है, फिश में छोटी फिश है स्टिकलबैक, और इसके मेल में पेरेंटल केयर बिहेवियर बहुत अच्छे से पाया जाता है, ट्रेमेंडस पेरेंटल केयर बिहेवियर शो करती है ये मेल इसका। तो इसमें क्या है कि ये थोड़ा अटैकिंग हो जाती है। अगर रेड अंडर साइड देखें, इसको लगता है कि कोई अटैक कर रहा है मेरे यहाँ पे, तो ये उसके प्रति थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाती है। तो इसको जब प्रेजेंट किया गया अनरियलिस्टिक मॉडल से भी, लेकिन रेड पैच अगर लगा हुआ है, रेड पैच नीचे प्रेजेंट है, तो वो सेम अटैकिंग बिहेवियर शो करती है। तो अटैकिंग बिहेवियर जो कि एक फिक्स सेक्शन पैटर्न है अपने नेस्ट की सेविंग के लिए, वो उसके लिए यहाँ पर साइन स्टिमुलस क्या है, रेड बेली। उसकी अंडर साइड जो है अगर रेड हो तो वो अटैकिंग बिहेवियर
शो करती है। तो इस प्रकार से इसको साइनस स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है। साइनस स्टिमुलस जो है वो दूसरी अवधारणा है जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें इसकी, तो इट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज़, क्योंकि टाइम सेविंग हो जाता है, एनर्जी सेविंग हो जाता है। जिनका एनिमल्स का छोटा लाइफ स्पान है, हम FAP के जो है सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जन्मजात व्यवहार है, सीखना नहीं पड़ रहा। तो जिन एनिमल्स का छोटा लाइफ स्पान है, छोटी लाइफ होती है, उनमें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो अपने साथ वालों को देख सके और ये नॉर्मल बिहेवियर जो है वो सीख सके। उसके लिए उनके पास इतना टाइम उनका चला जाएगा। तो क्योंकि FAP है तो वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं बिना देखे, बिना समय गंवाए, बिना एनर्जी गंवाए। एक और बात जो इसके सिग्निफिकेंस के तौर पे कॉनरेड लॉरेंज ने बताई कि जब कोई एनिमल FAP परफॉर्म कर रहा है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ टेंशन को रिलीज़ कर रहा है। जैसे स्क्विरल्स अगर बरिंग एक्टिविटी फूड की आयरन फ्लोर पे करती है तो ऐसा लगता है कि उनकी जो है काफ़ी टेंशन रिलीज़ होगी, वो रिलैक्स एक तरह से शो कर लेती है। आप उनको लोहे के फ्लोर पे भी डाल दीजिए और नट्स दे दीजिए, वो उनको भी उसमें दबाने की कोशिश करेगी। हालांकि वो दबा नहीं पाएगी, लेकिन उनकी जो है टेंशन रिलीज़ होगा और वो रिलैक्स शो करेंगी। सिमिलरली जो माउस की नेक्स्ट बिल्डिंग एक्टिविटी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके लिए इधर उधर हॉच पॉच क्रिएट करता है, भागता है यहाँ से वहाँ, कुछ तिनके विनके इकट्ठे करता है। इसमें वो अपनी जो है काफ़ी रिलैक्स होता है और इसमें वो अपने काफ़ी जो है उसको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार का जो रिलीजिंग बिहेवियर है, ये एक्टिविटी है, ये इनवेक्यू एक्टिविटी है, इनवेक्यू रिलीज कहलाता है, क्योंकि उसका कुछ प्रॉफिट वहाँ पर नहीं हो रहा है, वैक्यूम में वो रिलीजिंग हो रही है। तो दिस कॉल्ड एज इनवेक्यू रिलीज और इनवेक्यू एक्टिविटी। तो इस प्रकार से ये FAP या जो फिक्स एक्शन पैटर्न या जो इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, ये एनिमल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे साइनस स्टिमुलस के बारे में, जो कि FAP की रिलीज़ का कारण बनते हैं। थैंक यू।